सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं कि पीछे पार्श्व गिरे हुए पीपल के पेड़ को उसकी जड़ से जोड़ने के कार्यक्रम के पश्चात हम लोग यहाँ पर एक पहला व्यवस्थित और विधिवत बातचीत आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का जो विषय है वह साहित्य के स्वप्न है। इस अवसर पर हमारे बीच भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेश पासवान जी मौजूद हैं। हम इनका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। इस विषय पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारे सारे शोधार्थियों ने, डॉक्टर विंध्याचल यादव ने और खुद डॉक्टर पासवान ने एक सुचिंतित वक्तव्य दिया। और जैसा कि बार बार हम लोग इस पूरी बातचीत से इस निष्कर्ष से पहुँचे हैं कि देखिए क्या हुआ कि ये जो राजेश जी, जब यह पेड़ गिरा था, पीपल का पेड़ 100 साल पुराना, तो उसको अपने प्रयास से हम लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की, खड़ा हो गया। और एक बहुत ही ऐसा कहते हैं कि वो खड़ा तो हुआ और खास एक बड़ी स्मृति हम लोगों के लिए छोड़ गया। वो फोटोजेनिक स्मृति है। अभी वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा, काफ़ी सुंदर लगता है। तो वहाँ पे एक बात आई थी कि पेड़ को उसकी जड़, पेड़ को उसकी जड़ का मतलब यही था कि जैसे कि एक पेड़ अपनी जड़ से जुड़े रहता है या उसको अपनी जड़ से जुड़े रहना चाहिए, वैसे ही जड़ की जिम्मेदारी है कि अपनी पेड़ के विविध शाखाओं को स्वतंत्र विकास का अवसर दें। किसी भी वृक्ष के जो शाखाएं होती हैं, जो डालियां होती हैं, वो एक तरह से विकसित नहीं होती। उनकी बहुत सारी वो शाखाएं होती हैं, उनका विकास होता है। लेकिन अगर जड़ से छिन्नमूल हो जाएगा, जड़ से अलग हो जाएगा, तो फिर उसके लिए मुश्किल आएगी। तो आप ये समझिए कि यही चीज़ है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है स्मृति होती है, दूसरी स्वप्न होते हैं। तो पेड़ की जो जड़ है वह एक तरह से हमारे लिए स्मृति है, और जो पेड़ है वह हमारा स्वप्न है, जहाँ से स्मृति से स्वप्न दिखाई देता रहता है। अब जैसा कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो इस तरह के आयोजन या प्रसंग के आयोजन होते हैं, तो इस पर बातचीत हुई आई कि अक्षत ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भाई साहित्य का स्वप्न एक तरह का पुलिया का भी स्वप्न है। तो ये बात बहुत अनौपचारिक और आनंदपूर्ण तरीके से कही गई, लेकिन बहुत ही इसके वैचारिक आयाम, बहुत बृहत्तर आयाम है। क्योंकि आप समझिए कि यह जो इस तरह का आयोजन है, इसका मतलब इन आयोजन की प्रासंगिकता और उसका उद्देश्य यही है कि मनुष्य को उसके कंफर्ट जोन से, उसका जो एक तरह का ठहरा हुआ परिसर है, उसके जो ठहरे हुए आनंद का परिसर है, उसके बाहर ले जाया जाए। तो कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आते हैं, संस्थाओं के जो चार दीवारी होती है उससे जब बाहर आते हैं और जो बातचीत आप करते हैं, तो बहुत सारे विचार के, चिंतन के, ज्ञान के स्वरूप दिखाई देते हैं। साहित्य का भी उद्देश्य लगभग यही है कि, और इस पर बहुत सारे साथियों ने बात भी की कि एक तरह के जो ठहरा हुआ जो जीवन है, जो ठहरा हुआ आनंद है, जिसमें कोई गति नहीं है। आनंद तो आपके पास है लेकिन कोई गति नहीं है। और ऐसा आनंद जिसमें कोई गति नहीं है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, किसी काम का कभी नहीं था, आनंद वही रमणीय माना गया। और आपकी जानते हैं कि हमारे पूरे भारतीय चिंतन की परंपरा में सच्चा आनंद वही माना गया जिसमें गति हो, जिसमें हलचल हो। और उसी का स्वप्न साहित्य ने देखा। आनंद को साहित्य ने कभी नहीं छोड़ा, लेकिन आनंद में गति और हलचल की उपस्थिति दर्ज की। और विंध्याचल ने सही कहा कि भाई सत्य को
समाज के अनुकूल ढालना या समाज के अनुरूप ढालना, सत्य को समाज के कल्याण की दिशा में मोड़ देना, तो ये साहित्य का बहुत बड़ा एक उद्देश्य रहा है। तो अगर आप देखिए कि यह पूरा के पूरा जो परिघटना होती है, तो एक बात ये भी है कि भाई पूरा के पूरा आप देखिए कि जो साहित्य की जो शुरुआत होती है, साहित्य का आरंभ जिज्ञासा से होता है, लेकिन उसका जो अंत होता है वह स्वप्न से होता है। जब आप जिज्ञासा से शुरू करते हैं तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया है, यहाँ पर विविध लोगों की जिज्ञासाएं थी, विविध लोगों की बातें थी, हर लेखक की अपनी जिज्ञासा होती, जीवन कैसा है, अन्य जीवन से यह जीवन एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो जिज्ञासा में असल में जुड़ाव होता है। जब आप किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं केवल उसी को नहीं जानते जिसको जानने की कोशिश करते हैं, उसके बहाने बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो जो साहित्य की शुरुआत जो जिज्ञासा से होती है, लेकिन उसका जो उन्मेष होता है वह स्वप्न में रूपांतरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न जो है बहुत सारी जिज्ञासाओं के परस्पर अंतरावलंबन से बनते हैं। स्वप्न एक जिज्ञासा से बन ही नहीं सकता। जैसे बहुत सारे वस्तुओं के आपसी संबंध के बगैर सत्य का उन्मेष हो ही नहीं सकता, सत्य का प्रकटीकरण हो ही नहीं सकता। और इसी नाते देखिए कि कहा गया है कि भाई हमारे जो तत्व दृष्टा ऋषि से लेकर के और आधुनिक काल के साहित्य की पूरी संरचना में सत्य की ही खोज की गई, और उस सत्य में कुछ और नहीं था बल्कि कहते हैं कि स्वप्न था। बहुत सारे वैदिक ग्रंथों में सब बातें हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए आधुनिक काल में महादेवी जब इस बात को लिख रही थी कि सत्य साहित्य का साध्य है और सौंदर्य उसका साधन है। तो जब सत्य साहित्य के साध्य की बात कर रहे हैं तो किस सत्य की बात, क्या पारमार्थिक सत्य की बात कर रही थी? नहीं, उस लौकिक सत्य की बात कर रहे थे जिसमें कि स्वप्न पलता है, जिसमें मनुष्य के मंगल के स्वप्न पलते हैं। तो जब मनुष्य के मंगल के स्वप्न पलते हैं तो साहित्य, आखिर साहित्य होता कैसे है? भाई मनुष्य के मंगल के स्वप्न तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने अनुभूतियों में भी ला सकते हैं, अपने अनुभव ला सकते हैं, आप वैचारिक उद्वेलन में भी ला सकते हैं, बौद्धिक विमर्श में ला सकते हैं, जो कि लाते हैं। अगर साहित्य इन बौद्धिक संवाद से ज्ञान की विविध शाखाओं से अलग कैसे होता है? तो इसलिए अलग होता है कि साहित्य का पूरा के पूरा जो ढांचा निर्मित होता है भाषा के आधार पर निर्मित होता है। तो साहित्य का मतलब ये होता है कि भाषाई विधान है, कोई एक भाषाई विधान है, भाषाई क्राफ्ट है जिसके दायरे में साहित्य लिखा पढ़ा जा रहा है। तो मैं इस बात को आप सबसे कहना चाहता हूँ कि साहित्य के स्वप्न असल में भाषा के स्वप्न है। अब प्रश्न ये है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि साहित्य के स्वप्न भाषा के स्वप्न हैं, तो भाषा के स्वप्न क्या है? क्या भाषा के वे स्वप्न हैं जो भाषा ठहरी हुई है, जो रुकी हुई भाषा है, जो शास्त्र की कसौटी पर कसी भाषा है, या वह भाषा है, या कि ये कहिए कि शास्त्र की कसौटी पर कसी हुई टफ भाषा क्या मनुष्य के स्वप्न के लिए उसमें जगह बन सकती है? नहीं, कभी नहीं रही। संस्कृत साहित्य से लेकर के हिंदी साहित्य के आज 2025 तक साहित्य के स्वप्न, और विंध्याचल ने और राजेश पासवान ने सही लक्ष्य दिया कि साहित्य के स्वप्न हमेशा लोक भाषाओं के स्वप्न होते हैं, हमेशा लोक जीवन के स्वप्न होते हैं। क्योंकि स्वप्न का संसार अपने आप में बहुलतागामी होता है। स्वप्न का संसार बहुलता का संसार है, और साहित्य का संसार बहुलता का संसार है। तो जो भाषा होती है, जब भाषाई बहुलता को आप त्याग देंगे तो स्वप्न भी बहुत सीमित हो जाएंगे। और इसी नाते देखिए, जब साहित्य के सौंदर्य शास्त्र चिंतन में जब ध्वनि सिद्धांत आता है, ध्वनि का विधान आता है, तो वहाँ पर आनंदवर्धन ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि सचेत साम अनुभव प्रमाणम तत्व केवल। कहा कि वो स्वप्न की बातें नहीं कर रहे थे, सत्य की बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे प्राकृति के लोग जिस कैसा सोचते हैं यह सबसे बड़ा प्रमाण होना चाहिए। वो क्या सोचते हैं? सोचना क्या था? सोचना मैंने यानी जो जब साहित्य कहता है कि एक लेखक कहता है भाई पुलिया प्रसंग के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे इस चौराहे पे खड़े होकर के तमाम लोग आवाजाही, हम लोग 15-20 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हजारों यहाँ से गुजर चुके हैं 1.5 घंटे में।
तो हम क्या सोच रहे हैं? हम वही सोच रहे हैं जो हमारे स्वप्न होने चाहिए। हम अपने सपनों को खोज रहे हैं और वो हमारे स्वप्न हमारे निजी स्वप्न नहीं है, वो हमारे वह स्वप्न है जो मनुष्यता के स्वप्न, जो मनुष्य के स्वप्न है, जिसमें कि सब तरह की आकांक्षाएं हैं और लोक मंगल की कामना है, लोक कल्याण की कामना है। और सबसे बड़ी बात है कि ठहरी हुई अभिरुचियों से आगे बढ़ करके उन अभिरुचियों की शिनाख्त करना है जो सबके लिए, समस्त समाज के कल्याण के लिए उद्यम का कार्य करती है। तो ये जो उद्यम की बातें होती हैं वह भी स्वप्न है, वो भी एक तरह का स्वप्न है। अब आप देखिए कि यह जो स्वप्न की बनावट हुई, तो जब मैं कहा कि साहित्यिक बहुलता के भीतर जो भाषाई बहुलता है, तो इस भाषाई बहुलता को देखिए किस तरह से ये आकार नहीं है कि सिद्धों नाथों की वाणियों में साहित्य का स्वप्न पला। तो विद्यापति की पदावली में भी वह स्वप्न पला और कबीर और रविदास से, तुलसी से होते हुए और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए सभी कवियों लेखकों में स्वप्न पला। आखिरकार ये जो जन पक्षधर रचनाकार और एक तरह का नागरबोध के यानी लोक जीवन के रचनाकार, नागरबोध के रचनाकार में क्या फर्क है? फर्क यही है कि नागरबोध के रचनाकारों में बहुलता यानी स्वप्नगत बहुलता का समावेश कम होता है। स्वप्न उनके पास भी होते हैं लेकिन उनके स्वप्न अलग हैं। वह सहजीविता के स्वप्न हो सकते हैं लेकिन सहभागिता के स्वप्न तो इधर ही होंगे। आप पूरे साहित्य को देख लीजिए और पूरा आधुनिक साहित्य का आंदोलन का जो स्वरूप होता है उसमें कितना आधुनिक काल भारतेंदु से लेकर के तमाम साहित्य, पूरा भक्ति काल इसका प्रमाण है। भक्ति काल की जिस यूटोपिया की बातें हम लोग करते हैं वो क्या था? वह वही था। क्योंकि सामंती समाज का दबाव जब भयानक होगा तब तक साहित्य अपने स्वप्न के साथ खड़ा हो जाएगा, जब होगा। इसलिए समाज में जब दबाव होगा तब तक साहित्य अपने स्वप्न को आकार देगा। भक्ति काल में भी जितना बड़ा सत्य था, आधुनिक काल के 2025 के इस वर्ष में भी उतना ही बड़ा सत्य है। आज का दबाव क्या है? आज पूंजी का दबाव है, बाजार का दबाव है। सबसे बड़ी बात स्मृतियों को ध्वस्त करने का जवाब है। साहित्य के स्वप्न पर आप बात कर लीजिए, लेकिन साहित्य की स्मृति के बजाय स्वप्न की बातें कर नहीं सकते। और बाजार आया, बाजार की आक्रामकता आई, एकल विचार आया, एकल भाषा की अवधारणा आ गई। कई बार होता है कि भाई हर चीज का हम लोग संस्कार कर देंगे। संस्कार करने का क्या मतलब होता है? संस्कार का मतलब कि बहुलता में विकार उत्पन्न करना, बहुलता के भीतर से एक चीज को चुन लेना। जब बहुलता के भीतर से एक चीज को चुन लेते हैं तो बहुत सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। साहित्य इसके खिलाफ खड़ा होता है। इसलिए समय और समाज के अनुकूल जब और जैसे चुनौतियां बड़ी होती हैं वैसे साहित्य अपने स्वप्न के साथ खड़ा हो जाता है। और यही साहित्य और संसार की अन्य विधाओं में बुनियादी फर्क। हर किसी भाषा का साहित्य, हर भाषा का साहित्य असल में अपने स्वप्न के साथ ही खड़ा होता है और वही उसके जो स्वप्न होते हैं आने वाली पीढ़ियां अपने तरीके से डिकोड करती है। जब भी अमर देशवा का, बेगमपुरा का, राम राज्य की अवधारणा देखा था, भक्तकालीन कवियों ने देखा था, या कि ये जो आपके कन्नड़ के जो भक्त हैं जिसमें अक्क महादेवी थी, बसवण्णा थे, जो है ये अनुभव मंडप की रचना आई, तो ऐसे नहीं था। या कि आप देखिए जो आलवार संत थे जहाँ से भक्ति काल उद्यम होता है, ये सारे नायनार थे, आलवर थे, ये क्या थे? अंडाल थे जिनकी चर्चा हम लोग करते हैं, जिनकी चर्चा करते हैं। अब ये क्या था? इन सबके स्वप्न थे। क्या स्वप्न थे? स्त्री गुलाम है, स्त्री पराधीन, उसको स्वाधीन करना, उसके पास स्वाधीन चिंतन, स्वाधीन विवेक चाहिए। तो ये जो साहित्य के जो स्वप्न की बात करते हैं उसमें एक तरह का समानता, न्याय, स्वाधीनता। तो साहित्य के स्वप्न की बुनियाद में स्वाधीनता के स्वप्न, और स्वाधीनता केवल राष्ट्रवादी दायरे में नहीं होती, मनुष्यता के दायरे में। देश आजाद हो गया फिर भी
बहुलांश लोग कहाँ स्वाधीन हो पाए? स्त्री क्या स्वाधीन हो पाई? क्या जो जो दलित थे, आदिवासी थे, जो चिंतन जहाँ से विमर्श खड़ा होते, क्या स्वाधीन हो पाए? क्या अपनी बात कह पाते थे? नहीं। तो सबसे बड़ा आंदोलन तो स्त्रियों के भीतर से खड़ा हुआ। और आप देखिए कि मतलब इतने साल मैं बार बार कहता हूँ राजेश जी कि जिस भारतीय दर्शन में शैवागम के चिंतन में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना हजारों साल पुरानी है। शिव और पार्वती मैंने और पूरा वक्रोक्त सिद्धांत भारतीय साहित्य चिंतन का उसी के भीतर से विकसित होता है। पूरा का पूरा चिंतन विकसित होता है। वह जो है दर्शन के दायरे में इतना खूबसूरत सिद्धांत होकर के भी जीवन तक पहुंच नहीं पाए। अगर यही बात हमारे पुरखों ने बताई होती तो उसके बताई होती कि नहीं भाई तुम जिस देवता की परिकल्पना करते हो वह देवता तो अपने जो तुम्हारा श्रेष्ठ देवता है, क्योंकि बनारस तो काशी तो शहर था, शिव का शहर था, तो उस देवता ने तो स्त्री को कभी त्यागा ही नहीं, स्त्री को उपेक्षा कभी की नहीं। और तुम स्त्री को गुलाम बना के रखते हो, उसकी वॉइस को उसकी पूरी मतलब उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को रोक देते हो। लेकिन यह बातें चिंतन में तो थी, दर्शन में तो थी, लेकिन जनता तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि साहित्य ने उस तरीके से जनता का प्रशिक्षण नहीं किया, या साहित्य ने इस दिशा में इस तरह से नहीं सोचा। या ये भी हो सकता है कि साहित्य के बहुलांश जो पाठक थे, वो दर्शक थे, श्रोता थे साहित्य के, हो सकता है उनके पास भी एक सामंतिक ठसक रही हो, जिसकी वजह से वो समझते तो थे, लेकिन उनको लगता था शायद घर के भीतर अगर इस शिक्षा का, आपको पता ही है कि भाई इस शिक्षा को लेकर घरों के भीतर किस तरह से प्रतिबंध था कि साहित्य न पढ़ो, ये नहीं बिगड़ जाओगे, तमाम सारी चीज। कुल मिला जुला करके जो बात यहाँ पर है कि यह जो स्वप्न दर्शिता है, स्वप्न जीविता है, मगर इसके न तो साहित्य विकसित हो सकता है और न ही मनुष्य। तो मनुष्य के विकास के साथ साथ साहित्य के विकास के लिए उसका स्वप्न। और जैसे आप देखिए कि हम लोग आज आखिरकार अमरपुरा, बेगमपुरा, आज बेगमपुरा की परिकल्पना क्यों कर रहे हैं, रविदास बेगम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम खोज रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमको मैटरलाइज होते दिख रही हैं, हम पा जाएंगे। बेगमपुरा में जो 15वीं शताब्दी में रविदास ने देखा था, क्या ऐसा नहीं कि सब असफल हो गए? बहुत कुछ हम पा चुके हैं, बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। आज सोशल मीडिया हमारे पास आ गई है, कोई सत्ता हमको क्रस नहीं कर सकती। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं कहने के, सुनने के। कोई हमें दबा नहीं सकता, कोई हमें मतलब क्रस नहीं कर सकता। आप हमें दबाओगे, एक जगह दबाओगे, हम 10 जगह सड़क के निकल जाएंगे। तो साहित्य यही है, विचार, इसमें विचार है जो प्रगतिशील, जन पक्षधर, उर्वर और कहते अग्रगामी। तो बेसिक चीज होती है कि अग्रगामी मूल्यों की पहचान करना साहित्य का धर्म है। हम सब पुलिया प्रसंग के साथ ही इस तरह की परिचर्चा का मतलब ये है, आपके भीतर एक तरह का अग्रगामी सोच का बीज वपन करना। वो आप अपनी पक्षधरता, आपकी कोई पक्षधरता हो सकती है, लेकिन यह बात बार बार है कि अग्रगामी चिंतन के बगैर, आगे आने वाले समय की आहट को समझे बगैर आप अपने समय में अपनी पहचान नहीं बना सकते। ये जान लीजिए, अगर आप अपने समय को एड्रेस नहीं करेंगे तो भविष्य आपको नहीं सुनेगा। भविष्य में अगर आपको सुनाना है, भविष्य को सुनाना है, भविष्य में आपको सुनाना है, तो आपको वर्तमान को ठीक से समझना होगा और वर्तमान को समझते हुए भविष्य को आकार देना होगा। आज के दिन हम सभी साथियों के प्रति हम लोग बहुत ही आभारी हैं, खासकर राजेश पासवान को लेकर के। देखिए, स्वप्न पालना मनुष्य के महत्वाकांक्षा का भी एक आधार है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, बहुत सारे विद्वानों को इनवाइट करते हैं, लेकिन आप बताइए कि इस तरह की डिबेट में कितने विद्वान शामिल होते हैं, कितने विद्वानों की रिश्वत है? आप बताइए। बहुत कम। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास महत्वाकांक्षा ही नहीं है। महत्वाकांक्षा एक बहुत उर्वर और अच्छी चीज होती है, बशर्ते पॉजिटिविटी, सकारात्मक और महत्वाकांक्षा के दो मूल बीज तत्व हैं। एक तो सकारात्मकता
और दूसरी स्वीकारात्मकता। मैं बार बार कहता हूँ, पॉजिटिविटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आपकी महत्वाकांक्षा में दोनों में एक भी तत्व गायब हुए तो बर्बादी तय है। बिल्कुल वो एकदम पगला जाएंगे, आप पगला जाएंगे, हिनहिनाते घोड़े की तरह दौड़ेंगे, क्योंकि ना आपके पास पॉजिटिविटी होगी ना आपके पास एक्सेप्टेबिलिटी होगी। अगर ये दो तत्व है तो आप समझ लीजिए अपुलिया प्रसंग का यह मोटो है, ये मोटो है कि हम स्वीकारात्मक होंगे, हम सकारात्मक होंगे। और ये चरित्र और व्यक्तित्व और साहित्य तीनों के निर्माण के लिए एक बुनियादी तत्व है। एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार, बहुत बड़ा